स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं यमिया पीरा हिंदी विभाग अध्यक्ष अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर, और आज मैं मुखातिब हूँ BA 1 के ऑप्शनल के विद्यार्थी, BA सेकेंड सेम के ऑप्शनल के विद्यार्थियों से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा भारत आज लॉकडाउन है पिछले 22 मार्च से, और उससे 8 दिन कबल विद्यार्थियों को छुट्टी दी गई थी। तो इसके चलते विद्यार्थियों का कुछ पाठ्यक्रम भी रह गया, कुछ कक्षाओं का। इस तरह BA सेकेंड सेम के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में 3 कविताएं रह गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, उन कविताओं को लेने में इस लॉकडाउन की वजह से हम असमर्थ रहे हैं। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ कि जो कविताएं रह गई हैं उनका स्पष्टीकरण, उनकी व्याख्या आप तक इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या का सामना करना न पड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता मुझे कदम कदम पर, ये कविता लेना बाकी रह गया था। उसी कविता का स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। देखिए, हमेशा मैं आपको क्लास में यह बताता आया हूँ, प्रत्येक क्लास में कविता समझाने से पहले एक बात हमेशा कहता आया हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कविता जब पढ़ी जाती है, उसे समझने की कोशिश जब हम करते हैं, तो कविता का जो केंद्र बिंदु क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप समझ जाएंगे कि ये कविता का केंद्र बिंदु क्या है या इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम क्या है, ये अगर जान जाएंगे तो कविता बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह एक सर्कल होता है, उसका एक बिंदु होता है, उस बिंदु के तरह ही पूरा दायरा बनता है, वैसा जब हम किसी कविता के केंद्र बिंदु को जब जान जाते हैं तो कविता बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है या समझने में आसानी हो सकती है। तो ये जो कविता है मुझे कदम कदम पर, इस कविता का केंद्र बिंदु क्या है, अगर हम जब जानने की कोशिश करेंगे तो इस कविता का केंद्र बिंदु यह है कि लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इस कविता में कि जब वो कोई विषय लिखने के लिए बैठते हैं, वो चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो या और कोई विधा हो, जब लिखने के लिए बैठते हैं तो उनके सामने अनेक विषय आकर खड़े हो जाते हैं कि मुझ पर लिखो, मुझ पर लिखो, इस पर भी लिखा जा सकता है, इस पर भी लिखा जा सकता है। तो लेखक इन कविताओं, इन विषयों में किस विषय को चुने, ये विचलित हो जाता है, ये परेशान हो जाता है। ये समस्या लेखक के सामने खड़ी हो जाती है कि किस विषय का चुनाव करे, किस विषय पर वो कविता लिखे या और कोई विषय लिखे। ये समस्या लेखक के सामने आ जाती है। बस अपनी इसी समस्या को, अपने इसी चुनौती को का सामना वो कैसे करता है, इसी की व्याख्या इस कविता के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस कविता में की है। उसी को हम अब कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ पढ़ कर मैं आपके सामने इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। आप अपनी अपनी किताब खोलिएगा, पेज नंबर 119, पेज नंबर 119, ठीक है। अपनी किताब खोलिएगा, फिर किताब में देखते चलिए, फिर मैं उसके हिसाब से आपके सामने उसका व्याख्या करूंगा, ठीक है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए।
देखिए, लेखक यहाँ इन पंक्तियों में यह बताने का प्रयास कर रहा है, या इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जब आप किसी एक अनजान शहर में चले जाते हो, जहाँ पर एंटर होते ही एक ऐसा सर्कल आ जाता है, एक ऐसा चौक आ जाता है जहाँ पर एक से अधिक रास्ते निकलते हैं, जहाँ 4, 5, 6, 7, 8 रास्ते हैं, तो वहाँ आप ऐसे विचलित हो जाते हैं कि मुझे किस ओर जाना है, किस रास्ते पर जाना है, या वो रास्ते जैसे अपनी बाहें फैलाकर आपको अपनी ओर बुला रही हैं, ऐसा महसूस होता है। तो वैसे ही लेखक जब कोई विषय पर लिखने के लिए बैठता है तो ऐसे अनेक विषय उसके सामने बाहें फैलाए आकर खड़े हो जाते हैं। तो लेखक यही बताने का प्रयास कर रहा है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती, व मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। यानी लेखक जब भी एक पैर, अपना एक कदम जब आगे रखता है तो 100 राहें फूटती हैं, अलग अलग रास्ते हैं, 100 राहें, ब्रांच, फिर उसका ब्रांच, टाइटल, सब टाइटल, ऐसे खुलते जाते हैं। यानी लेखक कुछ विषय को लेकर लिखने के लिए जब बैठता है तो कई विषय उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि कोई एक 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 विषय है, एक शीर्षक है उसका, फिर जैसे टाइटल, सब टाइटल, फिर उसका सब टाइटल, ऐसे एक नहीं बल्कि 100 विषय उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि मुझे लिखो, मुझे लिखो, या मुझ पर भी लिखा जा सकता है, या ये विषय भी अच्छा है, ये विषय भी अच्छा है, ये विषय भी अच्छा है, ये विषय भी अच्छा है। तो लेखक कहता है कि मुझे उन सब पर से गुजरना है, या सब पर से मैं गुजरना चाहता हूँ। यानी सब विषय उसे, लेखक को बहुत अच्छे लगते हैं। हर विषय, कोई विषय उसे बुरा नहीं लग रहा है, सब विषय लेखक को अच्छे ही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब लेखक कोई 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 विषय पर जब लिखने के लिए बैठता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ बातें होती हैं, कुछ सोच कर वो बैठा है, लेकिन जब वो अलग अलग लोगों से, समाज में यहाँ वहाँ घूमता है, बाजार जाता है, कहीं और जाता है, किसी लोगों से मिलता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, तो अनेक लोगों के जो अनुभव, उनके तजुर्बे जब वो देखता है तो वो सब तजुर्बे और अनुभव, अपने सपने, ये सारे मिलाकर उसे सब अच्छे लगते हैं कि ये विषय पर अच्छा लिख सकता हूँ मैं, नहीं इस पर भी और अच्छा लिख सकता हूँ, इस पर भी अच्छा लिख सकता हूँ, इस पर भी अच्छा लिख सकता हूँ। ऐसी एक विचलित, एक या डबल माइंडेड कह सकते हैं, या इसको आप द्विधा में पड़ जाता है कभी, कह रहा है कि एक इसलिए एक अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, एक बेचैनी दिल में आती है कि किस पर मैं लिखूं, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। लेखक जितना सोचा है, जितना अनुभव किया है, जितना अलग अलग लोगों से उसे अनुभव प्राप्त हुआ है, उस आधार पर लिखने के लिए बैठता है तो फिर विचलित हो जाता है, फिर बेचैन हो जाता है कि नहीं, थोड़ा और देखते हैं कि थोड़ा और कुछ ज्ञान कहीं और से, कहीं और से न जाने, और कुछ मालूमात, कुछ और ज्ञान मुझे मिल जाए। तो ये सोचकर लेखक अकुलित, अकुलाहट उसमें भर जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है और परेशान होता है। आगे कहता है लेखक कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है। यानी लेखक यहाँ यह लेखक, क्षमा कीजिए, लेखक नहीं, कवि, कवि यहाँ यह बताने का प्रयास कर रहा है कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। यानी हर पत्थर उसे हीरे जैसा लगने लगा, यानी हर विषय, लेखक को हर विषय महत्वपूर्ण लगने लगा है, कीमती लगने लगा है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, और जितने विभिन्न लोगों से वो मिलता है, समाज के जितने अलग अलग लोगों से वो मिलता है, उसे लगता है कि सबके सीने में, सबकी छाती में, सबके
अंदर जो उनकी आत्मा है अधीरा है, बेचैन है, बेकरार है, कुछ विषय बताने के लिए। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जिनसे वो मिला है या प्रत्येक विषय उसे ऐसा लगता है कि वो सबके सब विषय या सबके सब व्यक्ति जो हैं उनके अंदर जो आत्मा है उसमें विमल सदा नीरा है, यानी बिल्कुल एक क्या कहेंगे उसे, एक पवित्र नदी की तरह है, एक निर्मल नदी बह रही है, साफ सुथरी क्लीन, बिना किसी पोल्यूशन के, गंदगी के उनके अंदर एक नदी बह रही है। तो वैसे विषय भी बिल्कुल निर्मल हैं, पवित्र हैं, और ये सारी चीज़ें उनके अंदर रह रह कर मुस्कुरा रहे हैं और बेचैन हैं, अपने आप को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, प्रस्तुत होने के लिए भी विषय बेचैन है। और कवि आगे कहता है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। तो यानी यहाँ पर कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जितने विषय मेरे सामने आते जा रहे हैं या जितने हम विषय ही कहेंगे तो आ रहे हैं, प्रत्येक विषय ऐसा है कि हर विषय महाकाव्य बनने योग्य है। यानी काव्य के अनेक रूप होते हैं, जिसमें महाकाव्य मतलब एक बहुत बड़ा काव्य, एक एपिक जिसे हम कहते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी एक महाकाव्य है। ऐसे ही अगर महाकाव्य किसे कहते हैं कहें तो सामान्य जन के लिए समझने की आसानी के लिए मैं कहूँगा कि रामायण एक एपिक है, महाकाव्य है, महाभारत एक महाकाव्य है। तो ऐसा एक बड़ा विषय, यानी काव्य कोई छोटे मोटी कविता या और एक हो सकता है, लेकिन महाकाव्य में एक बड़ा विषय लेकर विस्तृत व्याख्या, विशाल विराट विषय उसमें होता है, उसे लेकर लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहा है कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। हर वाणी, हर विषय उसे महाकाव्य का विषय बनने योग्य लग रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय, हर विषय महत्वपूर्ण लगने लगा है कवि को। और कहता है, पल भर मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तिर आना चाहता हूँ। यानी जो विषय उसके सामने चौराहे बनकर आकर खड़े हो रहे हैं, कवि कहता है कि हर विषय में से वो गुजरना चाहता है, उसमें से पास होना चाहता है, और प्रत्येक उर में तिर आना चाहता हूँ। यानी हर हृदय में तिर आना, यानी हर विषय में वो झांकना चाहता है, तैर कर आना चाहता है, उसकी गहराई में जाकर उसको जानने की कोशिश करना चाह रहा है कवि। हर विषय, क्योंकि हर विषय लेखक के लिए हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लेखक की एक जिज्ञासा दिखी है, उसकी बेचैनी दिखी है, और विषयों को जितना हो सके लोगों के सामने उसको विस्तार से बता सकें, एक बेचैनी, यह एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि, एक अच्छे इंसान के ही गुण हो सकते हैं। अन्यथा लोग विषय के लिए कि किस पर लिखें, ये एक अजीब सी बेचैनी कुछ लोगों के सामने कहते हुए हमने सुना है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान जो होता है, जो भरा पूरा इंसान होता है, जो चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया होता है, जो नॉलेज से लबालब भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके लिए विषयों की कोई कमी नहीं है। ये हमें यहाँ पर गजानन माधव की इस कविता को पढ़ते हुए ये बात हमारे समझ में आ रही है। आगे कहते हैं, देखिए कवि, कि इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी बेवकूफ़ बनने के खातिर ही। यानी लेखक, सॉरी क्षमा कीजिए, लेखक नहीं, ये लेखक भी हैं वैसे, लेकिन यहाँ कविता लिख रहे हैं तो कवि हैं। तो कवि यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इन विषयों को जानने के लिए अलग अलग विषय और उनकी गहराई में जाने के लिए और डेप्थ में उस विषय के घुसकर ज़्यादा विस्तृत जानकारी लेने के लिए जब जाना पड़ता है कवि को,
तो उसके लिए अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पर्याप्त नॉलेज वाला इंसान अगर समझकर लोगों के सामने जब वो चला जाएगा और ऐसे अपने आप को एक्ट करेगा कि आई एम द सुप्रीम, आई एम द वेरी नॉलेजेबल पर्सन, मैं ही बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं आप सबसे बेहतर हूँ, मैं अच्छी नॉलेज रखने वाला इंसान हूँ, अगर इस तरह की भावना लेकर अगर लोगों के सामने हो जाएगा तो कोई नॉलेज किसी के सामने आपके नहीं आएगी। तो आपको अगर लोगों की भावनाएं, लोगों की फीलिंग्स, लोगों की समस्याओं को जानना है तो वहाँ आपको कुछ बौना बनकर जाना पड़ेगा, कुछ अपने आप को डाउन टू अर्थ छोटा बनकर जाना पड़ेगा। जैसे आप ही दुनिया के सबसे अल्प ज्ञाता हैं, कम नॉलेज वाले हैं, ऐसे आपको प्रेजेंट करके जब जाएंगे तो हो सामने वाले हो सकता है कि उनके बीच, उनके लेवल के, उनके स्तर को उतर कर जब आप जाएंगे तो लोग आपको उनके अपने स्तर का समझकर बहुत सारी ऐसे विषय आपको जाने अनजाने में बताएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, या हो सकते हैं, क्या होंगे डेफिनेटली। तो लेखक या क्षमा कीजिए, कवि यही बताने का प्रयास कर रहे कि इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ। तो ये विषयों को जानने के लिए लेखक समाज के सामने दिए दिए घूमता है। कहता है कि अजीब है जिंदगी बेवकूफ़ बनने की खातिर, और अपने आप को बेवकूफ़ बनाकर लोगों के सम्मुख यह विषय जानने के लिए वह जाता है, प्रस्तुत होता है। सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। और सब तरफ क्या करता है, अपने आप को कभी लिए लिए फिरता हूँ कह रहे हैं, और यह देख कर बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। और बड़ा मज़ा भी आ रहा है लेखक को, कवि को यहाँ पर, कि ये विषय जानने के लिए इस तरह की चीज़ें करना पड़ता है और ठगे जाते हैं, इसमें मज़ा आ रहा है कवि को। हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मुत हुआ जाता है, फिर कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। यानी फिर मन ही मन एक अजीब सी मैं मुस्कुराता हूँ, इसलिए कि अपने आप को किस तरह मूर्ख बनाकर लोगों के सामने जाना पड़ रहा है और ठगा भी जा रहा है, जानबूझकर ठगे जा रहे हैं। इसलिए इनको इतनी हंसी आती है कि अश्रुपूर्ण आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और मस्त होकर हंसते हैं अंदर ही अंदर। और ये एक अजीब सी प्रसन्नता भी है कि दुनिया जो है, जगत जो है वो स्वतंत्र होता जा रहा है। तो यहाँ एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा नागार्जुन बाबा की, कि नागार्जुन जो हिंदी के बहुत विख्यात कवि और लेखक, या संक्षिप्त में कहें तो साहित्यकार रहे हैं, उनके ताल्लुक से मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो विषयों को जानने के लिए, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए रेल से सफ़र किया करते थे, और रेल भी गांधी क्लास में ऑर्डिनरी डिब्बे का टिकट निकालकर। और वो थे भी इतने सीधे साधे कि उनके ढीले ढाले कपड़े, बहुत बहुत साधारण बड़ी सी दाढ़ी, और एक झोला लेकर निकलते थे। और ट्रेन में या रेल में जब जाते तो वो जाकर उस ऑर्डिनरी डिब्बे में भी सीट पर नहीं बैठते थे कभी भी, कि बल्कि वो जहाँ एंट्रेंस जो डोर होता है वहाँ, यहाँ जहाँ पर यूरिनल्स के लिए जाने की जगह होती है, वहाँ लोगों के बीच में बैठकर बीड़ी पीते हुए बैठ जाते थे। जहाँ हम प्रायः देखते हैं कि गांव के किसान, खेती बाड़ी करने वाले या कुछ व्यापारी लोग, वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बेचने वाले अक्सर वहाँ बैठा करते हैं, जगह न मिलने की वजह से, या बिन टिकट ही निकले होते हैं तो वहाँ बैठते हैं। तो उन लोगों के बीच उन जैसी ही अवतार में बैठकर उनसे बातें करते, और लोग उन्हें क्या मालूम कि ये इतना बड़ा साहित्यकार है, उन्हें अपने जैसा साधारण व्यक्ति समझकर लोग उनके सामने अपने मन के बहुत सारे दुखड़े, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे समाधान लोग रखते वहाँ।
तो नागार्जुन जी कहते हैं कि मुझे वहीं से अपने लेखनी के लिए बहुत सारा मसाला, बहुत सारा मटेरियल मिल जाता, और उसी के आधार पर मैं आगे आकर अपने घर आकर कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास लिख देता है। तो ये होता है एक साहित्यकार जो अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाकर लोगों के सम्मुख जाता है, लोगों से मिलता है, वहाँ से वो विषयों को चुनता है। ना कि हम वाइट कॉलर बनकर लोगों के सामने मैं फलां कहते हुए कोई आपके सामने अपनी दुख की कथाएं या कोई जो वास्तविक जो उसकी मन की भावनाएं हैं वो कोई आपके नज़दीक भी नहीं आएंगी। हम एसी में बैठकर किसी एक दुखी व्यक्ति की कथा को महसूस नहीं कर सकते, वैसे ही वहाँ धूप में जाना पड़ता है, किसानों के बीच जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर आपको उनके दुख का, उनके दर्द का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि कहते हैं कि कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ ज़रा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि आगे जब वो जाते हैं कहानी लिखने के लिए, जब बैठते हैं, चौराहे पर खड़े हैं, वहाँ चौराहे कहानी रूपी रास्ते पर निकल पड़े हैं, कहानी लिखना चाह रहे हैं। उस कहानी पर रूपी चौराहे पर खड़े हैं और कहानी रूपी रास्ते पर जाना चाह रहे हैं कि उन्हें उपन्यास रूपी रास्ता अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बुला रहा है। यानी कहानी एक छोटा विषय होता है, किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक हिस्से को लेकर लिखा जा रहा है, छोटा संक्षिप्त रूप लेकर लिखा जा रहा है। और उपन्यास होता है व्यक्ति का संपूर्ण रूप से, पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक की कथा, यानी विस्तृत रूप से उपन्यास में बताया जाता है। यानी एक छोटा विषय मैं लिखने के लिए बैठा था तो बड़ा विषय मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, फिर उपन्यास की ओर आकर्षित मैं हो जाता हूँ। दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पर कवि फिर आगे ये बता रहे हैं कि जब मैं लोगों के बीच होता हूँ तो कई अलग अलग दुख की कथाएं मेरे सामने आ जाती हैं और तरह तरह की शिकायतें भी। दुख की कथाएं अलग अलग, हर एक व्यक्ति की अलग दुख की कथा है। किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी की बीवी सता रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई शादी करके परेशान है, कोई शादी नहीं हो रही है इसलिए परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिली इसलिए परेशान है, किसी को अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं, दुख की कथाएं हैं। ये सारी कथाएं लेखक के सामने आ रही हैं और अलग अलग शिकायतें भी हैं। लोगों की शिकायतें होती हैं, किसी से कुछ अजीब सी शिकायतें हैं। कई शिकायतों के कई रूप हैं, उसको अगर आप समझ गए कई शिकायतें। अहंकार विश्लेषण, अहंकार के भी विषय हैं। लोगों को अलग अलग अहंकार अर्थात ईगोइज्म, किसी को शिकायत है कि इसके अंदर बहुत अहंकार है, किसी को कोई बहुत अहंकारी लगता है। अपने आप में कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है लेकिन उसको दूसरों को लग रहा है कि वो बड़ा अहंकारी है। कोई इस तरह की कई शिकायतें, अहंकार वाली विश्लेषण उसके सामने, ये विषय उसके लेखक के सामने, कवि के सामने आ जाते हैं कि अहंकार को लेकर भी लिखा जा सकता है। चारित्रिक आख्यान, किसी के चरित्र को लेकर लोग बातें करते हैं कि इसका चरित्र ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है। कभी किसी की शिकायतें हैं, किसी के चरित्र की तारीफ कर रहे हैं इत्यादि, ये भी विषय लेखक के सामने आ जाते हैं। ज़माने के जानदार सूरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। और सूरे व आयतें अर्थात कुरान मजीद में जो बहुत सारे सूरे हैं और उनके अंदर छोटी छोटी आयतें भी हैं, तो उन सूरे और आयतों में पूरी इंसानियत को लेकर कि इंसानियत क्या होती है, सही इंसान क्या होता है, जीना कैसे चाहिए, ऐसे उसके अहंकार को लेकर, चरित्र को लेकर, ये शिकवे शिकायत करना, किसी से हसद करना, जलन करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना नहीं चाहिए, ऐसी इनसे संबंधित कई सूरतें व आयतें हैं। ये भी
मेरे सामने आ जाते हैं कि लोग इनका रेफरेंस दे देकर इसका व्याख्या करते हुए होते हैं। ये भी विषय मेरे सामने आ जाते हैं। और कविताएं लिखने के लिए जब मैं बैठता हूँ या उस मार्ग पर जाने की जब कोशिश कर रहा हूँ, तो कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। यानी कवि कह रहा है कि कविताएं जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ या लिखने की कोशिश जब मैं कर रहा हूँ, तो कविताएं जो हैं लाग डांट करती हैं। यानी प्रेम पूर्ण नाराजगी कविता में नजर आती है कि नाराजगी भी है लेकिन प्रेम से डांटना, चल हट, इस तरह से कविताएं। यानी कविताओं में प्रेम की बातें भी हैं और मरने जीने की भी बातें होती हैं, और श्रद्धा, जीने मरने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। यानी यहाँ पर कहने की बात यह है कि कविताओं भी के लिए भी जब लिखता हूँ, के लिए जब मैं बैठता हूँ, तो बहुत सारे विषय वहाँ पर ऐसे आ जाते हैं कि प्यार की बातें, नफरत की बातें, जीने मरने की बातें, इन पर और जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता हूँ, इन बातों में और गहराई से चढ़ता चला जाता हूँ, तो श्रद्धा चढ़ती है। तो कभी कभी उस विषय को लेकर कुछ व्यक्तियों के प्रति मन में श्रद्धा जागृत हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना भी व्यक्ति कोई किसी से प्यार कर सकता है, या इसमें ये श्रद्धा वाली बातें उसके किसी व्यक्ति को लेकर पैदा हो सकते हैं, ऐसे विषय भी आ जाते हैं। घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। घबराए प्रतीक, प्रतीक कहते हैं सिंबल को, और उपमाएं कहते हैं कंपैरिजन को। जैसे चांद सा मुखड़ा, झील सी आंखें, ये उपमाएं हैं। हाँ, मोतियों से दांत, ये उपमा होती है। हाँ, तो घबराए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्र लेकर, ऐसे अलग अलग विषय मैं प्रतीक और मुस्कुराते चित्र लेकर जब मैं अपने घर लौटता हूँ, तो उपमाएं, बहुत सारे कंपैरिजन करने वाली ये जो उपमाएं हैं, द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। यानी जितनी जिंदगी तुम्हें मिली है और उतनी काफ़ी नहीं है, बल्कि और 100 बरस, यानी इतना विषय है, इतने टाइटल हैं, इतना सब्जेक्ट है लिखने पढ़ने के लिए समाज में, कि इंसान को ये 60-70 वाली ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। और 100 इसके अलावा प्लस 100 अगर ज़िंदगी मिलेगी तो शायद कि वो ये पूरे विषयों पर लिख सके, बोल सके, अपना समाज का उद्धार कर सके। इतने विषय भरे पड़े हैं। ये घबराए प्रतीक और उपमाएं घर पर कदम रखते ही लेखक को ये सूचना दे रही थी, तेरे लिए इतनी ज़िंदगी काफ़ी नहीं है और 100 वर्ष चाहिए। इतने विषय समाज में हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, है ना। जिस तरह मुझे बाहर रोड पर, बाजार में चौराहे मिलते हैं और मैं विचलित हो जाता हूँ कि किस चौराहे पर या किस रास्ते पर जाऊं, वैसे घर पर भी मुझे चौराहे मिलते हैं। बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें, और बाहें फैलाएं 100 बाहें फैलाएं रोज मिलती हैं 100 राहें। अलग अलग राहें घर में ही विषय, यानी एक विषय लेकर बैठता हूँ, एक टाइटल लेकर बैठता हूँ, तो उसका सब टाइटल का सब टाइटल, उसमें से और ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, कई विषय, 100 200 इतने विषय के किस पर लिखूं।
शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नव नवीन रूप दृश्य वाले सौ सौ विषय, यानी नव नवीन नए नए विषय, अलग अलग रूप वाले, अलग अलग दृश्य वाले सौ सौ विषय निकलते हैं, मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि मुझ पर लिखो, मुझ पर लिखो, मुझ पर भी लिखा जा सकता है, यह विषय अच्छा है, यह विषय अच्छा है। तो लेखक किस पर लिखूं, विचलित है। रोज रोज मिलते हैं और मैं सोच रहा हूं कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि अधिक उनका ही उनको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता। इन पंक्तियों में कवि यह कहने का प्रयास कर रहा है कि रोज उसे इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। रोज कई ऐसे विषय आकर सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझ पर लिखो, मुझ पर लिखो। तो लेखक कवि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लेखक, आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं है कि लिखने के लिए विषय कौन सा सेलेक्ट करूं, मैं किस विषय पर लिखूं, बल्कि आज के लेखक की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसके पास विषय बहुत ज़्यादा हैं, इतने विषय हैं, इतने टॉपिक हैं, इतने कि किस पर लिखूं, कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करूं, कौन से शीर्षक पर लिखूं, कौन से टाइटल पर मैं लिखूं, इसका चुनाव करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के लेखक की। ऐसा नहीं कि उसके पास विषय नहीं है, टॉपिक नहीं है, किस पर लिखूं, यह नहीं, बल्कि बहुत विषयों की भरमार है, किस पर लिखें, ये लेखक की समस्या है, लेखक की चुनौती है। लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या यही है कि विषय का चुनाव वो कैसे करें। इतने सारे विषय हैं, इतने सारे टाइटल हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किस पर लिखूं और किस पर लिखना ज़्यादा उपयुक्त होगा, सफल होगा, इससे ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा, ये कुछ नहीं। आज के इस कविता, जैसा कि मैंने बताया आपको प्रारंभ में ही बताया कि कविता का जो केंद्र बिंदु होता है उसको अगर हम समझेंगे तो उसकी जो व्याख्या होती है इसी के चारों ओर घूमती रहती है कि इस कविता का जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, के लेखक के सामने जब वो लिखने के लिए बढ़ता है तो कोई विषय लेकर जब वो बैठ रहा है तो उसके सामने सौ सौ राहें और खुल जाती हैं। इसीलिए प्रारंभ में ही वो कहता है कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, है ना। एक विषय को लेकर जब बढ़ता है तो कई रास्ते खुलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कविता का जो भावार्थ है आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी जहाँ कहीं अगर कुछ पंक्तियों का अर्थ अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन पर्टिकुलर लाइन्स। ओके, थैंक यू, मीट यू अगेन, थैंक यू।